किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि क्षेत्र में देश की बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है बनाया। 10 साल पहले की तुलना में भारत के खाद्यान्न उत्पादन में 100 मिलियन टन की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री ने की मन की बात, कहा शहद उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है भारत। जम्मू कश्मीर के रामबन सुलाई शहद को मिला जीआई टैग। कई राज्यों में शहद के कारण लोगों को मिल रहा है रोजगार। किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध कर उत्तर प्रदेश को सशक्त बना रही है योगी सरकार। सीएम योगी के निर्देश पर 48 घंटे के भीतर धान किसानों को 1868.35 और बाजरा किसानों को 263.03 करोड़ रुपए से अधिक का किया गया भुगतान। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने गन्ने का एसएपी 405 रुपए प्रति क्विंटल किया, जबकि सामान्य किस्मों के लिए 395 रुपए प्रति क्विंटल किया तय। धामी ने कहा, राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी लाना है। चक्रवात दितवा के चलते भारत के तटीय इलाके अलर्ट मोड पर। हजारों राहत कैंप सक्रिय, लोगों को घर में रहने की सलाह जारी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि देश ने कृषि क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। और आपको बता दें कि 350 मिलियन टन 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 357 मिलियन टन 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश के कई राज्यों में पैदा होने वाले शहद के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे शहद निकालकर किसान आय अर्जित कर रहे हैं और देश को लोगों के जीवन में मिठास घोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जम्मू कश्मीर के खास शहद का जिक्र किया। तुलसी के फूलों से निकलने वाला यह शहद अपने सफेद रंग और गुणवत्ता की वजह से देश भर में पहचान बना रहा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। पीएम ने शहद उत्पादन के क्षेत्र में कर्नाटक के किसानों की पहल को भी सराहा। दक्षिण कन्नड़ा जिले में एक किसान संस्था ने आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया है। अब यहाँ का शहद दूर दूर तक पहुंच रहा है। दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहाँ ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्राकृतिक उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहाँ एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गांवों से शहरों तक पहुंच रहा है। इस प्रयास का लाभ 2500 से अधिक किसानों को मिला है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कर्नाटक के ही तुमकुरू में हुई एक पहल का उल्लेख किया। यहाँ एक संस्था शहद उत्पादन के लिए अपने सदस्यों को बी बॉक्सेस प्रदान कर रही है। इससे भी किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। कर्नाटका के ही तुमकुर जिले में
शिवगंगा कालिंजिया नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहाँ हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके इस संस्था ने अनेकों किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। पीएम ने देश के अलग अलग हिस्सों में शहद उत्पादन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। इन प्रयासों से न केवल किसानों को लाभ मिल रहा है, बल्कि लोगों को भी अच्छी गुणवत्ता का बेहतरीन शहद उपलब्ध हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में फिर एक बार वोकल फॉर लोकल के बारे में कहा और खुशी जताई कि देश अब स्वदेशी की ओर लौट रहा है। पीएम ने बताया कि किस तरह से उन्होंने G20 समिट के दौरान वैश्विक नेताओं को गिफ्ट देने की बात आई तो उन्होंने अपने देश में बने उत्पाद उपहार के तौर पर भेंट किए। साथियों, मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल की भावना को देश के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। इस साल जब आप त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजार में गए होंगे तो एक बात आप सभी ने महसूस की होगी, लोगों की पसंद और घरों में आने वाले सामानों में एक साफ संकेत दिखाई दे रहा था कि देश स्वदेशी की ओर लौट रहा है। लोग अपने मन से भारतीय उत्पादों को चुन रहे थे। इस बदलाव को छोटे से छोटे दुकानदार ने भी महसूस किया। इस बार युवाओं ने भी वोकल फॉर लोकल अभियान को गति दी। आने वाले कुछ दिन में क्रिसमस और नए वर्ष पर खरीदारी का नया दौर शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। खरीदें वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। और योगी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध कर उत्तर प्रदेश को सशक्त बना रही है। सीएम योगी के निर्देश के उपरांत 48 घंटे के भीतर धान व बाजरा किसानों को किया जा रहा है भुगतान। इसका उदाहरण है, 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू हुई थी, तब से 28 नवंबर तक धान किसानों को 1868.35 करोड़ व बाजरा किसानों को 263.03 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यही कारण है कि योगी सरकार की पारदर्शी नीतियों की बदौलत अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए किसान फसल की बिक्री राजकीय क्रय केंद्रों पर कर रहे हैं। गौरतलब है कि क्रय केंद्रों पर 17% नमी तक का धान खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समय समय पर धान खरीदारी की समीक्षा हो रही है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, खाद्य व रसद विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। 1 अक्टूबर से 28 नवंबर तक के मध्य सरकार क्रय केंद्रों पर 1.40 लाख से अधिक किसानों ने धान बिक्री की। इसके एवज में किसानों को अब तक 1868.35 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बचे किसानों के लिए भी सरकार द्वारा तत्काल भुगतान की प्रक्रिया चालू है। यूपी में श्री अन्न की खरीद भी 1 अक्टूबर से जारी है। श्री अन्न के अंतर्गत बाजरा किसान भी सरकारी क्रय केंद्रों पर अपनी फसल को लेकर जा रहे हैं। 28 नवंबर तक लगभग 22,000 किसानों को 263.03 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि 2025-26 पेराई सीजन के लिए गन्ने का स्टेट एडवाइज्ड प्राइस SAP जल्दी पकने वाली किस्मों के लिए 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य किस्मों के लिए 395 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को उत्तराखंड की चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने के SAP में पिछले साल की तुलना में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। पिछले 2024-25 पेराई सीजन में गन्ने की जल्दी पकने वाली किस्मों के लिए SAP 375 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य किस्मों के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी लाना है और इसी वजह से इस साल पिछले साल की तुलना में गन्ने की कीमतों में काफी बढ़ोतरी की गई है। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लिए बिहार के गोपालगंज जिले में धान आदि प्राप्ति प्रक्रिया को सुचारू पारदर्शी बनाने और किसान के हित को लेकर जिला पद अधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई।
बैठक में डीएम ने शुरुआत में साफ कहा कि धान अधिप्राप्ति से जुड़ा हर कार्य किसानों की आजीविका और आय से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान धान खरीद की समूची प्रक्रिया समय पर व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से संचालित होनी चाहिए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के निबंधन में किसी भी प्रकार की देरी ना हो, सभी प्रखंडों में हेल्प डेस्क सक्रिय रखी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि निबंधन प्रक्रिया सरल और निष्पक्ष हो। डीएम ने कहा कि किसानों को समय पर निबंधन का अवसर मिलना सबसे पहली प्राथमिकता है। बैठक में पैक्स, व्यापार मंडलों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और बैंक से जारी होने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्थिति की समीक्षा की गई। डीएम ने लंबित एनओसी पर नाराजगी जताते हुए बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों को तत्काल निपटाया जाए ताकि खरीद प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके। और नई दिल्ली स्थित IARI पूसा में 3 दिवसीय एग्री मैच इंडिया 2025 का आज समापन हो गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत 27 नवंबर से हुई थी। EIMA एग्री मैच इंडिया 2025 के नवे संस्करण में बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छी और नवीनतम कृषि मशीनरी की प्रदर्शनी लगी। गौरतलब है कि प्रदर्शनी में EIMA एग्री मैच इंडिया कृषि क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन को पूरा करने वाले भारतीय और विदेशी कंपनियों को बेहतरीन मौके दे रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने इस अवसर पर इंडस्ट्री का आह्वान करते हुए कहा कि इंडस्ट्री हरित ईंधन आधारित यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन को प्राथमिकता देकर भारतीय कृषि क्षेत्र के 2047 के विजन को साकार करे। बेसिकली एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है और जो नया टेक्नोलॉजी जितना डेवलप हो रहा है वो किसानों तक पहुंचने के लिए इस तरह के एग्जीबिशंस काफ़ी मदद करता है। इसमें बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नेस टू मतलब जो कस्टमर्स तक भी जो है इस बात को पहुंचाने के लिए मददगार रहता है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कुरुद विकास खंड के ग्राम बागदेही में शुक्रवार रात खेत में कटाई के बाद रखी गई फसल को अज्ञात शरारती तत्वों ने जलाकर खाक कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 80 क्विंटल कटी फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। इससे प्रभावित किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार सभी फसलें अलग अलग स्थानों पर रखी हुई थी और अज्ञात लोगों ने मौके पर पहुंचकर जानबूझकर आग के हवाले किया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अग्निशमन की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण आग पर नियंत्रण नहीं हो सका और नुकसान और अधिक बढ़ गया। ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा जिले के बसामन मामा गो अभयारण्य का दौरा कर बताया कि ये क्षेत्र विंथे में प्राकृतिक खेती का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए गोपालन जरूरी है और इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर गौ अभयारण्य में प्राकृतिक खेती का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कृषि विशेषज्ञ और किसान शामिल होंगे। अभयारण्य में 8000 से अधिक निरक्षित गौवंश को आश्रय दिया गया है और इसके गोबर गौमूत्र से रासायनिक खाद का उपयोग कम करने का लक्ष्य है। शुक्ल ने निर्माणाधीन भोजनशाला, बिजली आपूर्ति, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण की व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचमुखी हनुमान मंदिर और बसामन मामा धाम का भी भ्रमण कर पूजा अर्चना की। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो शनिवार को सोयाबीन के भाव चढ़ते उतरते रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की मोडासा मंडी में 28 नवंबर को यहां इसका भाव 4,425 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं 29 नवंबर को 15 रुपए की कमजोरी आने के बाद भाव घटकर 4,410 रुपए प्रति क्विंटल पर रह गया। इसी तरह जेतपुर मंडी में भी सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 28 नवंबर को सोयाबीन का भाव 4,305 रुपए था।
29 नवंबर को इसमें 50 रुपए की सुस्ती आई और भाव 4,255 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में बढ़त देखने को मिली। 28 नवंबर को यहां इसका भाव था 4,260 रुपए। 29 नवंबर को इसके सौदे 20 रुपए बढ़कर 4,280 रुपए पर हुए। बक्सरा मंडी की तरफ रुख करें तो यहां 29 नवंबर को सोयाबीन का भाव 15 रुपए चढ़कर 3,460 रुपए से 3,475 रुपए हो गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाए हैं। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और आय में भी वृद्धि होगी। इस बार खरीफ रामतिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे अधिक एमएसपी बढ़ाई गई है। इन फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। साल 2024-25 में जहां इसका एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को गोहाना, गुलावठी और सूरत मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि खैर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 29 नवंबर को प्याज का भाव 500 रुपए गिरकर 1,500 रुपए से 1,000 रुपए रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गुलावठी मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 28 नवंबर को प्याज का भाव था 1,600 रुपए। 29 नवंबर को प्याज का भाव 100 रुपए लुढ़ककर 1,500 रुपए रह गया। गुजरात की सूरत मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 28 नवंबर को प्याज की खरीद 1,600 रुपए पर हुई। 29 नवंबर को इसमें 50 रुपए की नरमी आई और भाव 1,550 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 28 नवंबर को यहाँ प्याज का भाव 1,000 रुपए था। 29 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए बढ़कर 1,100 रुपए पर हुए। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,67,000 टन हुई थी, जबकि साल 2024-25 में प्याज की पैदावार बढ़कर 307,72,000 टन होने का अनुमान है। यानी इस साल प्याज की पैदावार में करीब 65,05,000 टन की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान पकी हुई सुपारी की तुड़ाई जारी रखें। मौसम साफ है, इसलिए सेम, लोबिया, कुल्थी, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई जल्द पूरी करें। इसके साथ ही यहाँ सरसों की बुवाई के अलावा मिर्च और बैंगन की रोपाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में कपास की चुनाई करते रहें। इसके साथ गेहूं, चना और अरहर में समय पर सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही किसान काबुली चना, गेहूं, कुसुम, प्याज और रबी ज्वार में निराई गुड़ाई करें। यहाँ इस समय खरीफ प्याज तैयार है तो किसान इसकी खुदाई जारी रखें।
मध्य महाराष्ट्र में चना, गेहूं और मक्के की बुवाई भी जारी रखी जा सकती है। मराठवाड़ा में कपास की चुनाई जारी रखें और गन्ने की रोपाई का काम पूरा करें। मराठवाड़ा में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, इसलिए अरहर, हल्दी, सब्जियों और बागानों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहाँ इस समय गेहूं की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा चना और कुसुम में निराई गुड़ाई करें। विदर्भ में भी इस समय कपास की चुनाई जारी रखें। साथ ही सरसों, अलसी, चना और गेहूं की बुवाई करते रहें। विदर्भ में प्याज, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ पालक, मेथी, मूली, गाजर, सेम और कुंदुरी की बुवाई करें। विदर्भ में अरहर, चना, हल्दी और सब्जियों की नर्सरी में जरूरत अनुसार सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। दो से 3 बार ही काटते हैं। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक बीज लिया जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान दितवा का खतरा दक्षिण भारत पर मंडरा रहा है। आज इसके उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तट के समानांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासत जारी। मुर्शिदाबाद में बूथ लेवल ऑफिसर जाकिर हुसैन की मौत के बाद कोलकाता में प्रदर्शन हुआ। जाकिर हुसैन के परिवार ने टीएमसी नेताओं की मदद से कोलकाता पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से मुलाकात की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के खड़कवासला में 149वें कोर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इसमें भावी सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये समारोह त्रिसेवा प्रशिक्षण के समापन का प्रतीक है। राजस्थान के जयपुर में फिट इंडिया मूवमेंट संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। साई और खेलो इंडिया के इस आयोजन में राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी हिस्सा लिया।
गुजरात के अहमदाबाद में रन फॉर ओवर सॉलिडियर्स थीम पर हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। इसमें सैनिकों के साथ आम लोगों ने भी भाग लिया। ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग अभिनेत्री प्रतीक झिंगियानी भी हौसला अफजाई के लिए पहुंचे थे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।